मैं हाँफती कांपती हुई मुसलसल भाग रही थी और चादर से अपने वजूद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों की शातिर नजरों ने फिर भी तोड़ लिया था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैं किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह उनके दरमियान से गुजर कर अपने घर में घुस गई, लेकिन वहाँ भी हालात अच्छे न थे। अम्मा किसी मुजरिम की तरह सेहन के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि मेरे चाचा कहर बरसाती नजरों से मुझे देखने लगे। जाओ, वहीं पर अपने नापाक और गंदे कदम अंदर रखने की जरूरत नहीं है। तभी चाची एक बैग में मेरे कपड़े ठोंस कर बाहर फेंक और कहा कि ये ले जाओ अपने कपड़े और निकल जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारा कोई दूसरा सामान यहाँ पर नहीं है। चाचा अम्मा को देखते हुए कहने लगा, हो गया तेरी बेटी का बाहर काम करने का शौक पूरा, इससे यही सब करना था। अभी मैंने आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही इस बदबख्त लड़की को जिसने भरे जमाने में हमें रुस्वा कर दिया है। मैं जानती थी कि मेरे साथ यही होगा। अपने तार तार कपड़ों को मैं इस चादर से छुपाने की कोशिश कर रही थी तो इस मेहरबान इंसान ने मुझे दी, लेकिन अब लोगों को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। मेरी इज्जत पर आंच भी नहीं आई। जिन लोगों ने मुझे बर्बाद करना चाहा था वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन जमाने की नजरों में मैं रुस्वा हो चुकी थी। अब चाचा ने धक्के देकर हम दोनों माँ बेटी को इस घर से निकाल दिया था। आधी रात का वक्त था, इसीलिए गली में कोई मुझे आस पड़ोस में आदमी नजर नहीं आया था जो हमें इस बुरे वक्त में अपने घर में जगह दे दे। फिर अम्मा ने जमीन पर पड़ा हुआ बैग उठाया और मुझे हमराह लेकर एक अनजान ठिकाने की तरफ जाने लगी। मैंने आंसू भरी नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो आंसू साफ करते हुए कहने लगी, बुरा वक्त हर किसी के ऊपर आता है मेरी बेटी, शायद आज हम पर भी वो वक्त आ गया है। लेकिन शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अब्बा के मरने के बाद से ही हम दोनों माँ बेटी एक घुटन ज़्यादा जिंदगी गुजार रहे थे। गली का मोड़ मुड़ते ही सीधी सड़क शुरू हो चुकी थी। आधी रात होने की वजह से कोई सवारी भी ना गुजर रही। कभी दूर से मुझे एक वजूद आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसको पहचान गई थी। ये तो वही था जिसने मेरी इन जालिमों से महफूज रखी। इसकी दी हुई ये काली चादर अभी भी मेरे कंधों पर थी। तभी इसने अम्मा से कहा, आइए अम्मा जी, मैं आपको एक महफूज ठिकाने पर लेकर चलता हूँ। जानता हूँ आप दोनों माँ बेटी इस भरी दुनिया में अकेली हैं। वो ये बात कैसे जानता था, मैं ये सोचकर हैरान रह गई। अब हम दोनों माँ बेटी को लेकर वो एक अनजान बस्ती में आ गया था। फिर एक घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, आप दोनों इनके साथ रह लेना, वो आपको रहने पर कोई एतराज नहीं करेंगी। मैं भी कभी कभी आपसे मिलने आता रहूंगा। ये कहता हुआ वो एक गहरी नजर मुझ पर डालता हुआ करीब से गुजरकर चला गया। मैं अब तक इसके वजूद की खुशबू महसूस कर रही थी, जबकि अम्मा हैरान परेशान थी। फिर जैसे ही हम दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए, सामने ही वो बूढ़ी बैठी नजर आ रही थी। फिर ये जानकर हैरत हुई कि वो आंखों से नाबीना थी। हमें भी ना देखे ये कहने लगी, मुझे मालूम हो गया है कि तुम दोनों माँ बेटी इस भरी दुनिया में अकेली हो। बेफिक्र होकर इस घर में रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। का लहजा बहुत शफकत भरा था। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। अल्लाह ने अगर एक ठिकाना छीना था तो दूसरा ठिकाना भी अता कर दिया था। बेशक उसकी जात बहुत मेहरबान है। मैं दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। मेरा नाम फातिमा है। अम्मा अब्बा बड़े प्यार से मुझे मानो बुलाते थे। जब तक अब्बा जिंदा रहे वो 2 कमरों के छोटे से मकान में हम चाचा के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे। अब्बा सब्जियों का ठेला लगाते थे, जबकि चाचा की परचून की दुकान थी। दिन ब दिन इनकी खुशहाली में इजाफा हो रहा था, जबकि हमारी गुर्बत में। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि अब्बा एक संगीन गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो गए। हर माह इनकी दवाइयों पर हजारों रुपए खर्चा आने लगा। वो पैसे चचा ही लगा रहे थे और मैं और अम्मा नहीं समझते थे कि वो एक साजिश रचा रहे हैं। फिर अब्बा के ऊपर जब ढेरों रुपए खर्च हो गए, फिर भी वो बच न सके तो हम दोनों माँ बेटी की दुनिया ही लुट गई थी। लेकिन अब्बा की मैयत के 3 दिन बाद ही चचा अम्मा से कहने लगे कि अब ये पूरा घर मेरा हो गया है, क्योंकि भाई की बीमारी पर मैंने अपना लाखों रुपया खर्च। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। हालांकि उन्होंने तो ठीक से अब्बा का इलाज भी नहीं करवाया था। अगर अच्छा इलाज करवाते तो शायद अब्बा जिंदा होते, लेकिन उनके सफेद झूठ पर मैं गुस्से से खौल कर रह गई थी। फिर चाचा से कहने लगी, चाचा अम्मा बेवा हो गई है और मैं यतीम। आप हमसे ये ठिकाना भी छीनने के चक्कर में हैं। इस घर पर अम्मा और मेरा हक भी है, क्योंकि दादी ने आधा घर आपके जबकि आधा घर अब्बा के नाम
नाम पर करवाया था। लेकिन चचा ये सुनकर आग बगौला हो गए और कहने लगे हरगिज नहीं, फिर वो मेरे पैसे चुकाओ जो 2 लाख रुपए बनते हैं। तुम्हारी माँ बेटी की औकात जो मेरे पैसे दे सको। तभी अम्मा ने मेरा हाथ दबाया और चचा से कहने लगी, फिक्र मत करो, ये पूरा घर तुम्हारा है। वैसे भी मेरी बेटी ने तो कल को शादी होकर पराए घर चले जाना है, इसके बाद एक मेरी बूढ़ी जान रह जाएगी। तुम भला ही ये घर ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं। अम्मा इतनी आसानी से हार मान जाएगी, मुझे इस बात का अंदाजा न था। फिर हम दोनों माँ बेटी रुपए पैसे के मोहताज होने लगे, क्योंकि चचा तो खर्चे के नाम पर हमें 1 रुपया भी ना देता था। वो बार बार कहता खुद ही अपना बंदोबस्त करो। दरअसल वो हम दोनों को इस घर से निकाल देना चाहता था, ताकि फिर कभी हम घर हासिल करने के लिए आवाज ना उठा सके। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। अम्मा से जिद करने लगी कि जिस तरह मोहल्ले की दूसरी लड़कियां फैक्ट्री में जाकर नौकरी करती हैं, इसी तरह मैं भी करना चाहती हूँ। अम्मा कहने लगी, तेरा चचा कभी ये बात ना मानेगा, तुम जानती नहीं कि वो कितना गुस्से वाला आदमी है। मैंने कहा, अम्मा तो क्या हम भीख मांग कर अपना गुजारा करें? आखिर को कल को आप मेरी शादी करेंगी तो क्या चचा के सामने हाथ फैलाएंगी? अम्मा को मेरी बात समझ आ गई थी, लेकिन चचा ने इस बात पर गुस्से का इजहार किया था। कहने लगा, अब मुझे जमाने में रुसवा करना चाहती हो कि तुम जैसी बेवा और अपनी यतीम भतीजी को पाल नहीं सकता। इस घर में रहकर ऐसा सोचना भी मत। लेकिन मैं भी उनके सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, चचा आपके बच्चे छोटे हैं और फिर इस घर में आपका सहारा बनने के लिए भी किसी को तो साथ देना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं करीबी फैक्ट्री में नौकरी कर लेती हूँ। यूं काफी तकरार के बाद आखिरकार चचा राजी हो गए। मुझे भी जल्दी ही फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, क्योंकि पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली थी, इसके तवस्सुल से ही मुझे फैक्ट्री में नौकरी मिली थी। लेकिन कहते हैं ना कि यतीम और गरीब लड़की होना भी सबसे बड़ा अजाब है। तभी तो जैसे ही मैं फैक्ट्री में नौकरी करने लगी, वहाँ पर काम करने वाले एक मैनेजर की नज़र मुझ पर टिक गई। खुदा ने मुझे खूबसूरती जैसी दौलत से भी नवाजा था। मेरे चेहरे पर मासूमियत भी बेपनाह थी। जमाने की ऊंच नीच से नावाकिफ जो लोग जो भी काम कहते, मैं फौरन ही वो करने पर तैयार हो जाती थी। लड़ाई झगड़ा करने वाली ऐसी कोई आदत मेरे अंदर ना थी। फिर फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत कहने लगी, इतनी मासूमियत अच्छी नहीं, थोड़ी समझदार बन जाओ। यहाँ पर बहुत ख़राब लोग काम करते हैं। लेकिन मुझे उसकी बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन नहीं जानती थी कि वो घटिया आदमी अंदर ही अंदर कोई प्लान बना रहा है। फिर इस दिन उसने इस पूरी फैक्ट्री की सिर्फ 3-4 लड़कियों को ही ओवर टाइम में रोका था। इसमें मेरा नाम भी शामिल था। थोड़ी देर बाद उसने दीगर 3 लड़कियों को भी छुट्टी दे दी। अब मैं पूरी फैक्ट्री में अकेली रह गई थी, अपने काम करने में मसरूफ। मुझे मालूम न था कि मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की इस फैक्ट्री में नहीं थी। तभी एक लड़का आया, कहने लगा, मैनेजर ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसका तो लड़कियों से कोई वास्ता नहीं था। हाँ, इंचार्ज ही लड़कियों को काम के बारे में हिदायत देता था, लेकिन मैनेजर की बात सुनना भी ज़रूरी था। इसलिए जल्दी से उठकर उसके कमरे में चली गई। पीछे से उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इस कमरे में 3 लोग मौजूद थे। इनकी मिली भगत थी, जभी तो मुझे जैसी गरीब और यतीम लड़की को उन्होंने बेबस करना चाहा था। लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जभी तो सामने पड़ा हुआ गमला उठाकर मैनेजर के मुंह पर दे मारा। उसके कई टुकड़े इन दोनों आदमियों के चेहरे पर भी लगे थे। मैंने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागने लगी। मैं पूरी फैक्ट्री में बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी, पनाह की तलाश में। लेकिन अचानक ही किसी ने पीछे से मेरे वजूद को पकड़ा था। अपने आप को छुड़ाने के लिए मेरे कपड़े भी फट गए, लेकिन मैं इन शैतानों की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए अपने फटे हुए कपड़ों के बावजूद अपना दुपट्टा वहीं फेंका और उसी हालत में बड़े से गेट से बाहर को सड़क पर आ गई। दोनों मेरा पीछा कर रहे थे, क्योंकि मैंने जख्मी हो गया था। लेकिन मैं उन दोनों दरिंदा सिफ्त आदमियों से बचने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप गई। वो काफ़ी देर तक मुझे इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन मैं उसी दरख्त के पीछे सहमी हुई सांस भी न ले पा रही थी। फिर जब उनके जाने का यकीन हो गया, तब ही मैं बाहर निकली थी। लेकिन अपनी हालत देखकर रोने लगी। कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पाँव में चप्पल भी ना थी, बाल भी बिखरे हुए थे, दुपट्टा तो था ही नहीं। अगर ऐसे हालत में घर वापस जाती तो पूरा मोहल्ला
मुझ पर उंगली उठाता। मैं ज़माने भर में रुसवा हो चुकी थी। वहीं बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। तभी अचानक किसी ने मेरे ऊपर काली चादर डाल दी। मैंने सहमी हुई नज़र उठाकर देखा, वो एक मेहरबान चेहरे वाला खूबसूरत नौजवान था। फिर बड़ी नरमी से कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं जानता हूँ कि इस फटे हुए लिबास में तुम्हारी इज्जत तार तार करने वाले हैं इंसान नुमा दरिंदे ज़रूर शैतान सिफ्त होंगे, तभी तो तुम जैसी गरीब और मासूम लड़की के साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया। ये मेरी चादर अपने पास हिफाजत से रखना, हमेशा इसी को ओढ़ कर रखना। आज के बाद तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। न जाने उसके लहजे में ऐसी क्या ताकत थी, मैं बेइख्तियार उसे देखे गई। फिर उसने ही मुझे सहारा देकर उठाया था। मेरा वजूद न सिर्फ ज़ख्मी था बल्कि कमज़ोरी की वजह से मुझे शदीद बुखार भी हो गया था। वो मुझे गली की नुक्कड़ तक छोड़कर चला गया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुई, लोगों का एक हजूम था जो मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो सब मुझ पर तोहमत लगा रहे थे क्योंकि फैक्ट्री से सारी लड़कियां घर आ गई थीं और मैं आधी रात को घर वापस नहीं लौटी थी। फिर चचा ने हम दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। आखिरकार वो दोनों मियाँ बीवी अपनी साजिश में कामयाब हो गए थे। इनका तो मकसद था हम ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं ताकि वो पूरा घर हासिल करने में कामयाब हो जाएं। फिर से वो मेहरबान नौजवान हम इस घर में छोड़कर चला गया था जहाँ पर नाबीना बूढ़ी औरत डरा रही थी। इस बूढ़ी अम्मा का घर बहुत बड़ा, बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन अकेली जान भला इतना सब कुछ कैसे करती होगी। मैं ये सब देखकर हैरान थी। जब मैंने यही बात इस अम्मा से पूछी तो कहने लगी, अरे बेटा मैं क्या जानूं कौन आता है कौन जाता है, बस एक नौजवान रोजाना मेरे घर आता है, सफाई सुथराई करता है, मुझे खाना खिलाता है। तो अम्मा क्या आपके बच्चे नहीं हैं? मैं हैरान होकर पूछने लगी तो वो कहने लगी, हाँ बच्चे तो थे मेरे 4, लेकिन 2 बेटियों की शादी कर दी। वो शहर में रहती हैं, 2 बेटे हैं जो दूसरे मुल्क जाकर बस गए। अब मैं अकेली औरत इस बड़े से घर में रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटियों की याद में तड़प तड़प कर रोती तो आंखों की बीनाई से महरूम हो गई। फिर तो बिल्कुल ही मोहताज होकर रह गई थी। करोड़ों की मालिक थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मेरे घर बाहर मवेशी माल सब लूट लिया, इसलिए रोटी की भी मोहताज होकर रह गई थी। लेकिन फिर एक मेहरबान नौजवान आया। 3 दिन से भूखी कमरे में पड़ी थी। आकर उसने मुझे उठाया, खाना खिलाया, हाथ मुंह भी धुला दिया, कपड़े भी बदलता है, सारा काम करके जाता है। वो बहुत अच्छा लड़का है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यकीनन वो उसी नौजवान के बारे में बात कर रही थी जिसने मुझे ये काली चादर दी थी। मेरी इज्जत महफूज रखने के लिए बेइख्तियार मेरे दिल में उसके लिए एक नया जज्बा सर उठाने लगा। अब मैं दिन रात उसका इंतज़ार करने लगी। अम्मा की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों माँ बेटी ने उठा ली थी। हमने खौफ के मारे घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। बहुत बड़ी थी, लोगों का आना जाना इस गली में लगा रहता था, लेकिन कोई भी यहाँ झांक कर न देखता। काफ़ी दिन तक हम इस घर में रहते रहे। दोनों माँ बेटी इनकी खिदमत गुजारी करती और नहायत खुश रहती थी। फिर एक दिन तो हम पर कयामत गुजर गई। जब मैं सोकर उठी तो इस बूढ़ी औरत का मुर्दा वजूद हमारा मुंतजिर था। इलाखर ये दुनिया छोड़कर चली गई थी। यूं पूरी बस्ती के लोगों का एक हजूम था इस जो घर में आ गया। हम दोनों भी सहमी हुई आखिरी कोने में खड़े रहे। लेकिन जैसे ही जनाजे को 3 दिन गुजरे, एक आदमी कहने लगा, इनके बेटों ने ये घर मुझे बेच दिया था। मैंने इन्हें रकम भी ट्रांसफ़र कर दी है। अब इस घर पर मेरा हक है। इसने रसीदें दिखा दी थीं और कागजात भी। लेकिन हम दोनों बहुत मायूस हो गए। इतने दिन से इज्जत से सर छुपाकर इस ठिकाने में बैठे थे, अब न जाने कहाँ जाते। अम्मा और मैं बहुत खौफजदा। आगे आने वाली जिंदगी न जाने हमें क्या रंग दिखाने वाली थी। अब मैं रात दिन इसी नौजवान का इंतज़ार करती रहती, क्योंकि इस आदमी ने हमें इस घर से जाने का कह दिया था। फिर एक दिन वो अपनी फैमिली को लेकर आया और इस घर में शिफ्ट हो गया। अब हम दोनों भी इस घर से निकल आए। थोड़े से कपड़े अपने बैग में डाल, अब हम नए ठिकाने की तलाश में थे। फिर अम्मा कहने लगी, मैं जानती हूँ यहाँ से दूर एक शहर है जहाँ पर सिर्फ बंगले ही बंगले बने हैं। वहाँ पर रहने वाले बहुत अमीर लोग हैं। क्यों ना हम किसी बंगले वाले से कहते हैं कि कल हम काज करने के बदले में हमें कोई रहने का ठिकाना भी दे दे और 2 वक्त की रोटी भी। अम्मा की बात मुनासिब थी। हम दोनों माँ बेटी पैदल अब इस शहर तक पहुँच गए थे। यूँ एक बंगले में
काम मिल गया। वहाँ की मोटी मालकिन कहने लगी, बगैर किसी तहकीक के मैं तुम्हें कैसे इस घर में रख सकती हूँ, कहीं तुम्हारा ताल्लुक किसी गैंग वगैरह से ना हो। वो शक भरी नजरों से अम्मा को देख रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, मैं एक यतीम लड़की हूँ और ये मेरी अम्मा जो बेवा औरत हैं, हमारे पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, इसी वजह से हम दोनों जमाने भर में रुसवा होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यूं इस औरत ने हमें रहने के लिए इस बंगले में जगह दे दी। अम्मा पूरे बंगले का काम करती, जबकि मैं भी इनकी मदद कर दिया करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि एक और दरिंदा इस बंगले में भी मौजूद होगा। वो यहाँ का पुराना मुलाजिम था जो एक शैतान सिफ्त फितरत का मालिक था। इसने पहले दिन से ही हम दोनों माँ बेटी की मजबूरी भांप ली थी। फिर वो एक दिन मुझे कहने लगा, तुम ये काली चादर हर वक्त खुद पर क्यों लपेट कर रखती हो, इसे उतार दो, देखना तुम्हारा खूबसूरत वजूद कितना हसीन लगता है। लेकिन मैंने नफरत से उसे देखा। कहने लगी, हरगिज नहीं, ये चादर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाली है। इस चादर को मुझे किसी मेहरबान इंसान ने दिया है, मैं कभी इसे खुद से अलग नहीं कर। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते थे। वो मौका की तलाश में था कि कब मैं उसे अकेली नजर आऊं और वो बेबस समझकर मुझे अपना शिकार कर ले। लेकिन मैं उसकी नीयत और इरादे अच्छी तरह भांप गई थी, इसलिए खुद को कभी भी तन्हा न छोड़ती, हर वक्त अम्मा के साथ रहती। फिर एक दिन जब बेगम साहिबा अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई थी, घर में कोई ख़ास काम भी ना था, इसलिए जाते जाते बेगम साहिबा मुझे कह कर गई कि तन्नो, तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना। इसलिए मैं अम्मा को भी साथ चलने पर इसरार कर रही थी कि अम्मा तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अम्मा कहने लगी, अरे सिर्फ कमरे की सफाई ही तो करनी है, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे लगता है मुझे हर वक्त एक खौफ लगा रहता था, ख़ास तौर पर उसे इस मुलाजिम की वजह से जिसकी अय्यार आंखें हर वक्त मुझे देखती रहती थीं। अब मैं बेगम साहिबा के कमरे की सफाई कर रही थी जब मैंने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। फिर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अपने मकरूह इरादों के साथ वो मनहूस आदमी अंदर आ गया था। कब से तुम्हें अकेले देखने की ख्वाहिश थी, आज तो देखो इस बंगले में कोई भी नहीं। चलो अब मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो, बस देखना कैसे मालिक से कहकर तुम्हें माला माल करवाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का पुराना मुलाजिम हूँ, हर कोई मेरी बात सुनता है। मैंने उसके मुंह पर थूक दिया और कहने लगी, तुम कभी भी अपने शैतानी मकसद में कामयाब नहीं होगे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा, कहने लगा, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। मैंने कहा, ऊपर बैठी रब की ज़ात जो हर मुश्किल में मेरी मदद करती है। मैंने अपनी काली चादर सख्ती से खुद पर लपेट रखी थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ने लगा। उसका हाथ मेरी चादर की तरफ बढ़ा था जो खींचकर उसने नीचे फेंक दी थी। मैं खड़ी खौफ से कांपने लगी, लेकिन अचानक ही कमरे में अंधेरा छा गया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे तलाश कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरा बाजू थामा और मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया। वो काली चादर सर पर डाल दी थी। अंधेरे में ही किसी ने उसे कदमों से घसीटा था और सीढ़ियों से ले जाता हुआ नीचे फेंक दिया। वो चीखता हुआ नीचे गिरा था, उसके सर पर चोट लगी। फिर उसी जख्मी हालत में उल्टे कदमों वापस भागा। उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसने कोई भयानक चीज़ देख ली हो। मैं सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने खुद एक वजूद को जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था वहाँ से जाते हुए देखा था। मैंने जल्दी से कमरे की हालत ठीक की और सर्वेंट क्वार्टर में आ गई जहाँ पर अम्मा लेटी हुई थी। फिर अम्मा नींद में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, अरे तनवीर, शोर की आवाज़ कैसी थी। मैंने घबराते हुए अम्मा से कहा, अम्मा वो शो पीस नीचे गिर गया था मेरे हाथ से, बस इसलिए ऐसी आवाज़ आई थी। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। आज जिस तरह से किसी अनदेखे वजूद ने मेरी हिफाजत की थी, उसे देखकर ऐसे लगता जैसे कोई है जो हर वक्त मेरे आस पास मौजूद रहे। दूसरे दिन जख्मी पट्टी माथे पर बांधे वो मुलाजिम पूरे बंगले में घूमता फिर रहा था। हर कोई उससे पूछ रहा था कि उसे चोट कैसी लगी, लेकिन जब भी उसकी नज़र मुझ पर पड़ती तो वो नज़रें चुरा लेता।
आप अपने फिर एक दिन में पौधों को पानी दे रही थी जब वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मानता हूँ कि इस दिन शैतानी इरादों के साथ मैं तुम्हें रुसवा करने आया था, लेकिन वो तुम्हारे साथ खौफनाक चेहरे वाला नौजवान कौन था जिसने मुझे सीढ़ियों से नीचे मैं हैरान रह गई। कहने लगी, मुझे तो कोई नजर नहीं आया, तुमने उसे कैसे देख लिया? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि आइंदा भी जब तुम किसी पर बुरी नज़र डालो तो तुम्हारे साथ यही सब हो। मैं सर झटकते हुए अंदर आ गई थी, लेकिन दिल ही दिल में अजीब सी खुशी महसूस। अब मैं पहले से ज़्यादा खुद को मजबूत कर चुकी थी। अम्मा भी हर वक्त मेरे साथ रहती। अम्मा की न जाने क्यों अब तबीयत ख़राब रहने लगी थी। मैं बार बार कहती कि हम मालिक से कहकर अपना घर वापस लेने की कोशिश करते हैं। वो अमीर आदमी है, चचा पर दबाव डालेंगे तो वो ज़रूर हमें आधा हिस्सा दे देगा। लेकिन अम्मा कहने लगी, छोड़ दे मेरी बेटी, अल्लाह ताला बेहतर इंसाफ करने वाला है। अगर इंसानों ने हमारे साथ बदसलूकी की है तो अल्लाह ही उनके साथ हिसाब करेगा। वो हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ देती थी। तभी मालिकन का बेटा एक दूसरे मुल्क से पढ़कर आया। वो बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया। मैं पूरे घर का काम काज करती फिरती। फिर एक दिन मुझे कहने लगा, पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इतनी खूबसूरत मुलाजमा देखी है। मैं अपनी तारीफ पर हैरान रह गई, लेकिन उसने अपनी माँ से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे बहुत अजीब लगा था, अपनी तारीफ पर हैरान रह गई, लेकिन उसने अपनी माँ से इस ख्वाहिश का इजहार किया। ये सुनकर मालिकन हम दोनों माँ बेटी की दुश्मन बन गई और रात के अंधेरे में हमें घर से निकाल दिया। कहने लगी, मेरी बेटे को अपना आशिक बना दिया, अपनी औकात भूल गई थी तुमने और अपनी वो काली चादर ओढ़ी। और एक बार फिर से किसी नए ठिकाने की तलाश में हम दोनों माँ बेटी दर दर की खाक छानने लगे। काफ़ी थक हार के बाद हम दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे। अम्मा आंसू बहा रही थी। कहने लगी, नहीं जानती थी कि तेरे अब्बा के मरने के बाद ये सितम हम पर होगा। मैं भी आंसू बहा रही थी। तभी सामने से चलता हुआ एक वजूद मेरे पास आया था। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही खूबसूरत नौजवान था जो हर मुश्किल में मेरी मदद करने आन पहुंचा करता था। अब की बार मैंने आंसू बहाते हुए उसे कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। हर बार हमें बेइज्जत करके इस ठिकाने से निकाल दिया जाता है जहाँ पर हम अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। फिर वो अपनी नरम आवाज़ में कहने लगा, इस बार जहाँ मैं तुम दोनों को लेकर जाऊँगा वहाँ से तुम्हें कोई भी निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि वो घर मेरा है। वो बड़े बुरा सरार अंदाज में कह रहा था। मैं हैरान रह गई। फिर उसने सर झुका लिया। कहने लगा, अगर चाहता तो पहले भी तुम्हें इस घर में ले जा सकता था, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं तुम इस बात पर नाराज़ न हो जाओ कि तुमसे ये सारी बात मख्फी क्यों रखी गई जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। फिर अम्मा कहने लगी, बेटा बस तुम हमें कोई ठिकाना दे दो जहाँ पर हम इज्जत से अपनी ज़िंदगी के दिन काट सकें। अपनी बेटी की शादी करके उससे रुखसत करना चाहती हूँ। फिर वो हमें अपने साथ ले आया था। दूर जंगल में एक ठिकाना था जहाँ पर इस आस पास दूसरे घर भी थे, लेकिन सब हमें बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। अम्मा कहने लगी, इन लोगों के पहनावे कैसे हैं, ऐसे लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं। लेकिन फिर हम इसी नौजवान के साथ इसके घर में रहने लगे। लेकिन एक रात एक औरत आकर कहने लगी, तुम दोनों यहाँ कैसे रह सकती हो, तुम्हारी दुनिया तो दूसरी है। अम्मा कहने लगी, कैसी बातें करती हो बहन, हम भी इसी दुनिया के रहने वाले गरीब लोग हैं। इस लड़के की मेहरबानी जो बार बार हमारी मदद करने आन पहुंच जाता है। इस औरत ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे सर से पांव तक देखा। फिर अम्मा से कहने लगी, वो ऐसे ही मदद नहीं करता, बहुत लालची है। ज़रूर तुम्हारी बेटी की खूबसूरती ने उसे दीवाना कर दिया। वो तो तुम्हारी बेटी के चक्कर में है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा हैरान हुई तो वो राजदारी से कहने लगी कि उसने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई। उससे सच्चाई पूछकर देखो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ये कहकर वो चलती बनी, लेकिन अम्मा बुरी तरह परेशान हो गई थी। मैं भी कुछ परेशान सी बैठी थी। फिर जैसे ही वो रात को खाना ले तो मैं उससे कहने लगी, तुम्हारी बस्ती के लोग अजीबो गरीब
باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں اس گھر میں کیوں رہ رہے ہیں جبکہ تمہارا ہم سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگا جبھی تو میں تم دونوں کو یہاں لے کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سچ مجھے تمہیں بتانا ہی پڑے گا جو میں کئی سالوں سے چھپاتا آیا ہوں۔ اب میں بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا دراصل یہ ایک دوسری دنیا ہے جہاں پر تم جیسے انسان نہیں بلکہ ہم سب جنات رہتے ہیں۔ یہ بستی جنات کی بستی ہے۔ اماں گہری نیند سوئی ہوئی تھی جبکہ میں اکیلی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی یہ خوفناک باتیں سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری حیرانی پر کہنے لگا میری یہی حقیقت ہے، میں ایک جنزاد ہوں۔ اس دن تمہیں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اس درخت کے نیچے بیٹھے روتے ہوئے دیکھا تو مجھے تم پر بہت ترس آیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب بھی تو تمہیں اپنی جادوئی چادر دی جو ہر وقت تمہاری عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر میں حیران رہ گیا جب میرے دل میں بار بار تمہارا خیال آتا رہتا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس لیے جب بھی تم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی اور راہی تمہارے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اس بستی کے جنات بھی اس لیے حیران ہیں کہ میں تو 2 آدم زاد کو جنات کی بستی میں لے کر آ گیا۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ان حیوان نما انسانوں سے بچنے کے لیے یہاں پر رہنا ہی مناسب ہے۔ وہ سر جھکا کر مجھے سچائی بتا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا اس دن جب وہ آدمی تمہاری عزت لوٹنے لگا تھا تب فوراً ہی میں تمہیں بچانے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ چاہتا تو اسے جان سے بھی مار سکتا تھا لیکن میں ایک نیک جنزاد ہوں، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں لیکن برے کاموں کا انجام تو ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ان جنزادوں کی بستی میں ہمارے ساتھ رہو، اگر انسانوں کی دنیا میں کوئی ٹھکانہ چاہیے تو میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں۔ میرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، اس لیے تم عزت سے اپنی زندگی جہاں چاہو گزار سکتی ہو۔ بس میری اتنی خواہش ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا۔ ہر بار تمہاری یاد آنے پر تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ مہربان تھا۔ کیا ہوا اگر وہ جنزاد تھا ہے تو انسانوں سے بہتر جنہوں نے بار بار مجھے رسوا کرنا چاہا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اماں کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ یہاں پر رکے گی نہیں، اس لیے مجھے انسانوں کی بستی میں ہی رہنا پڑے گا، لیکن میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اب وہ مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں وہ جنزاد بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر اس نے میری خواہش پر مجھے وہیں پر گھر لے کر دے دیا جہاں پر میرا پرانا گھر تھا۔ ایک گلی چھوڑ کر میں اماں کے ساتھ دوسرے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے میری خواہش پر ایک پارلر کھول کر دن رات عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دن بدن میری شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ کام آتا تو نہیں تھا لیکن میں نے ایسی لڑکیاں پارلر میں رکھ لیں جو پہلے سے ہی یہ کام جانتی تھیں، یوں اپنے لیے روزگار کا بندوبست کر لیا۔ اب ہر کوئی حیران تھا کہ وہ لڑکی جو یتیم تھی، جس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا، آج اتنی امیر کیسے ہو گئی۔ اب اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں نے لاکھ ان کا علاج کروانے کی کوشش کی لیکن پھر وہ بیماری کی حالت میں وفات پا گئیں۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ بس جانتی تھی کہ ابا کی وفات کا صدمہ انہوں نے اپنے دل پر لے لیا تھا۔ اب میں پوری رات روتی رہتی۔ میرا غم بانٹنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ چاچا نے تو پلٹ کر ہمیں پوچھا بھی نہ تھا۔ لوگوں کے کہنے پر وہ کہنے لگے کہ اسی دن میں نے ان دونوں ماں بیٹی سے تعلق ختم کر لیا تھا جس دن یہ اپنی عزت لٹا کر گھر پہنچی تھی۔ حالانکہ میری عزت تو بالکل محفوظ تھی لیکن میں جانتی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ وہ گھر کے لیے تو کر رہے تھے۔ اب محلے والے لوگ عجیب باتیں کرنے لگے کہ اتنے بڑے گھر میں یہ لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ آج کل تو دنیا کا کوئی بھروسہ نہ جانے یہ لڑکی ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کہیں یہ کوئی غلط کام نہ کرنے لگ جائے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اس کے پارلر میں نہیں بھیجیں گے۔ اب میں ہر وقت وہی کالی چادر اپنے اوپر ڈال کر سوتی کہ نہ جانے کب کوئی بھیڑیا نما انسان آ کر پھر سے میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بھری دنیا میں اکیلی لڑکی رہ گئی تھی۔ میرا رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پھر ایک رات میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی، تب میں نے باہر کھٹکے کی آواز سنی۔ شاید کوئی دیوار پھاند کر آیا تھا۔ میں نے کمرے کو اچھی طرح لاک کیا لیکن پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لیا تو 2 نقاب پوش
आदमी थे जो अकेली तन्हा लड़की को देखकर घर में दीवार फांक कर आ गए थे। आज शायद मुझे कोई भी ना बचा सकेगा। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर वो तो किसी ने मेरे ऊपर वही चादर डाल दी और मैं सरगोशी की, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तभी इन दोनों आदमियों को इसने एक झटके से ही काबू कर लिया था। मैं जानती थी कि हर बार वो मेरी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। आज भी उसने मेरी इज्जत महफूज रखी थी। मैं घुटनों में मुंह छुपाकर रो दी, लेकिन इसने इन दोनों आदमियों को सामने एक दरख्त से बांध दिया था ताकि लोग इनकी असलियत पहचान लें। मैं जिनजात से कहने लगी, मुझे अपनी दुनिया में ले जाओ, जहाँ रहकर कभी भी इज्जत वाली जिंदगी नहीं गुजार सकूंगी। कदम कदम पर भेड़िए नुमा इंसान मुझे रुसवा करने की कोशिश करते हैं। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। तब उसने मेरा हाथ थामा, कहने लगा, ठीक है, आज से तुम मेरे साथ उसी घर में रहोगी। मैं इंसानी रूप लेकर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा। उसने मुझे भरपूर यकीन दिलाया था। अब जिनजात मेरे साथ उसी घर में रहने लगा। सब लोग मुझ पर उंगलियां उठाते कि न जाने ये नौजवान कौन है जो रातों रात इस घर में आकर रहने लगा। लेकिन मैंने इन सब को कह दिया कि ये मेरा शौहर है और मैं उसके साथ इस घर में रहती हूँ। यूं सब लोगों की ज़बान बंद हो गई थी। एक बार फिर से मेरा काम ज़ोर और शोर से चल रहा था। मैंने खुद को मसरूफ़ कर लिया। अब मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ मिल गई थीं। क्या हुआ अगर वो जिनजात है तो, लेकिन इसके होते हुए मैं अपने आप को महफूज तसव्वुर करती थी। कदम कदम पर इतनी ठोकरें खाई थीं कि अब हर आहट पर चौंक जाती थी कि कहीं फिर से मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। अब मैं उसके लिए सजती संवरती, मुझे अपने आप को बना संवार कर रखना अच्छा लगता था, क्योंकि जिनजात मेरी तारीफ किया करता। उसे लाल रंग का लिबास पसंद था, इसलिए मैं लाल रंग का लिबास पहन लेती थी। फिर एक रात वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को लेकर आया जो बिल्कुल 3 दिन की बच्ची लग रही थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई तो वो कहने लगा, इसे कोई कचरे के ढेर पर फेंक कर चला गया था। न जाने कौन जालिम इंसान था, उससे पहले कि कुत्ते बिल्ली उसे नोच कर खा जाते। मैं उसे उठा कर ले आया। वो एक मेहरबान जिनजात था, किसी की तकलीफ नहीं देख सकता था। फिर मैंने और उसने मिलकर इस बच्चे को पालने का फैसला किया। किसी दूसरे का नाजायज़ गुनाह मैंने अपने घर में पालना शुरू कर दिया। इस गुनाह में इस बच्ची का कोई कसूर न था। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी। मैंने उसका अनाया रखा था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि वो जिनजात को नहीं देख सकती थी। जब ये बात मैंने उस जिनजात से पूछी तो वो कहने लगा, हाँ, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने खुद को जाहिर किया है, हर कोई मुझे नहीं देख सकता। मुझे इस रात उसकी बात पर बहुत सदमा हुआ था। यूं मेरी बेटी या मुझे मामा कहकर पुकारती तो वो मुझे बिल्कुल अपनी सगी औलाद लगती। अब वो बड़ी हो गई थी। बार बार मुझसे पूछती कि मेरा बाबा कौन है। मैं उसे समझाते हुए कहती कि तुम्हारा बाबा किसी दूसरी जगह पर रहता है, एक ना एक दिन तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। फिर मैंने जिनजात से इसरार किया कि वो खुद को अनाया के सामने जाहिर कर दे ताकि उसका यह सवाल ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अपने वालिद के बारे में बार बार मुझसे पूछती है। यूं मेरे कहने पर जिनजात उसके सामने आया था। जिनजात के रूम में अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई थी। फिर मैंने अनाया को समझाया कि तुम्हारे पापा तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हमेशा जिस तरह से तुम्हारी माँ की हिफाजत की। मैंने आज भी वो काली चादर संभाल कर रखी हुई थी। अच्छी तरह जानती थी कि इस जालिम ज़माने में एक अकेली औरत का रहना किस कदर दुश्वार है। आगे चलकर मेरी बेटी ने भी ज़िंदगी की सख्तियों को झेलना है। अब अनाया स्कूल में पढ़ रही थी, मैट्रिक की तालिब इल्म थी। एक दिन स्कूल से वापस आई तो रो रही थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि क्यों रो रही है, तो उसने मुझे बताया कि रास्ते में खड़े हुए लड़के उसे छेड़ते हैं, तंग करते हैं। ये सुनकर मैं आग बगोला हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है वो मेरी बेटी को बर्दाश्त करना पड़े। इसलिए दूसरे दिन मैंने वो काली चादर उसके वजूद पर डाली। कहने लगी, आज के बाद ये तुम्हारी हिफाजत करेगी, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। वो हैरान रह गई। फिर कहने लगी, अम्मा ये चादर किसकी है, ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर एक रात मैंने अनाया को अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो आंखें फाड़ कर हैरत से ये बात सुनती रही, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने अपनी बेटी को एक कचरे के ढेर से उठाया था। मैंने उसे यही कहा कि वो मेरी सगी औलाद है। अनाया को मेरी कहानी सुनकर बड़ी हैरानी हुई थी। अब वो खुद को महफूज तसव्वुर कर रही थी। फिर एक रात जिनजात मेरे पास आया
मुस्कुराया, कहने लगा आज रात वापस हमेशा के लिए मैं अपने कबीले में लौट रहा हूँ, क्योंकि जिन्नात के सरदार ने सारे जिनजादों को वापस कबीले में बुला लिया है। अब मेरा वहाँ से आना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुमने अपनी और मेरी बेटी की हिफाजत करनी है। सारी ज़िंदगी से कभी भी किसी परेशानी में गिरफ्तार नहीं होने देना। वो मुझसे वादा लेकर जा रहा था। मैं आंसू बहाने लगी। जिनजादे के बगैर मेरी ज़िंदगी का कोई तस्वुर न था। मैं सच में ही उससे मोहब्बत करती थी। मेरा पार्लर आज भी बहुत अच्छे से चल रहा था। अनाया अब कॉलेज में पढ़ रही थी। मैंने उसकी शादी के कई सपने अपनी आंखों में सजा रखे थे, लेकिन एक रात एक औरत आई, दरवाजे पर दस्तक दी। अनाया सो रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आ गई थी। फिर मेरे सामने हाथ जोड़ते कहने लगी, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ, खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं गुस्से से कहने लगी, कौन हो तुम और कौन सी बेटी? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पर तुम्हारी कोई बेटी नहीं। वो तो रोते हुए कहने लगी, देखो मुझे मालूम है कि मैंने अपनी बेटी को कचरे के ढेर पर फेंका था, लेकिन तुमने उसे पाला है। अगर यकीन नहीं आता तो तुम मेरी शक्ल देखो इस लड़की की जो तुम्हारे घर में रहती है, तुम्हें यकीन आ जाएगा। मेरा पूरा वजूद लरस रहा था। अपनी बेटी को खुद से जुदा करने का तो मैंने सोच भी नहीं सकती थी। तभी अनाया भी शोर से उठकर बाहर आ गई थी। फिर वो औरत रोते हुए कहने लगी, यही मेरी बेटी है, देखो ये बिल्कुल मेरी हम शक्ल है। फिर उसने अनाया को सारी बात बताई कि किस तरह मजबूरी के बायस उसने 3 दिन की अपनी बेटी को एक कचरे के ढेर पर फेंक दिया था, जिसे ये औरत उठाकर ले आई जो बन ब्याही है, इसका कोई शौहर भी नहीं। अनाया चीखें मारकर रोने लगी। उसने मुझे कहा कि सारी ज़िंदगी आप मुझसे झूठ बोलती रहीं। अब देखो इसके पास तो सबूत भी है कि मैं इनकी बेटी हूँ। अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी। वो पल भर में जैसे पराई हो गई थी, लेकिन मैंने इन दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगी, नहीं नहीं, तुम ही मेरी बेटी हो। इस औरत ने तो तुम्हें कचरे के ढेर पर फेंक दिया था। अगर उसे इतना ख्याल होता तो कभी भी वो तुम्हें रात के अंधेरे में ऐसे ना फेंक। लेकिन अनाया की आंखों में मेरे लिए बदगुमानी आ गई थी। उसने इस औरत का हाथ थामा और उसके साथ चली गई। मैं पीछे रोते पीटते रह गई, लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था। पूरी रात आंसू बहाती रही, लेकिन इस रात कोई इस घर में नहीं आया था। वो जिनजात था जो हर बार मेरी परेशानी में मेरे पास आ जाता था। फिर मैं आंसू बहाते उसे कहने लगी कि देखो मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई, वो बेटी जिसे हम दोनों ने मिलकर पाला था। जिनजात कहने लगा, वो चंद दिनों में ही तुम्हारे पास वापस लौट आएगी, क्योंकि जो औरत उसे लेने आई थी बज़ाहिर वो उसकी सगी माँ हैं, लेकिन वो एक साजिश के तहत उसे लेने आई थी। मैं चौंक कर उसे देखने लगी। कैसी साजिश? तो वो कहने लगा कि ये तुम्हें जब पता चलेगा जब अनाया वापस लौटकर तुम्हारे पास आएगी। मेरी बात का यकीन करो। अब तुम्हें रोने धोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी बेटी का इंतज़ार करो। अब मैं सब्र करके बैठ गई। जब भी कोई आहट होती तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी बेटी वापस आ गई है। फिर एक दिन मैं शहर गई कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो औरत मेरी बेटी को कहाँ लेकर गई होगी। वापसी में आधी रात हो गई थी। हमेशा की तरह मैंने अपने सर पर वही काली चादर ले रखी थी। इसके बगैर तो मैं घर से निकलती भी ना थी, क्योंकि हिफाजत का जो जिम्मा जिनजात ने लिया था उसे अच्छी तरह से निभाना भी था। अभी आधे रास्ते में थी, तभी मुझे अनाया की एक चीख सुनाई दी थी। ऐसे लगा कोई लड़की तकलीफ से चीख रही हो। अचानक एक लड़की मुझे भागते हुए दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही वो करीब आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी अनाया थी। फिर वो मेरे गले से लिपट गई, कहने लगी, अम्मी अम्मी मुझे बचा लें, वरना वो औरत मुझे इस कोठे पर ले जाएगी। उसके पीछे तो कोई भी नहीं था। मैंने देखा उसके पाँव जख्मी हुए पड़े थे, सर पर दुपट्टा भी ना था। तभी मैंने अपनी काली चादर उतारी और उसके सर पर डाल दी। वो ज़ारो कतार रो रही थी, जैसे खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। अब मैं उसे घर ले आई थी। घर आते ही उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, जो अभी साथ भी बुरा हुआ है। मैं घबरा गई, कहने लगी, मेरी बेटी के साथ किसने बुरा किया है? मैं उसकी जान ले लूँगी। फिर वो रोते हुए कहने लगी, अम्मी शायद आपकी दुआ नहीं मुझे बचा लिया। जब वो औरत मुझे अपने साथ लेकर गई
तो उसका शौहर जो एक नशई इंसान था, इन दोनों ने मिलकर मुझे बेचने का प्लान बनाया और वो औरत के हाथों फरोख्त कर दिया जो लड़कियों को बुरे काम पर मजबूर करती थी। वो मुझे भी खरीद कर ले गई थी, लेकिन जैसे ही उसने एक आदमी को कमरे में भेजा तो मैंने उसे धक्का देकर गिरा दिया। न जाने मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी, फिर वहाँ से किसी तरह फरार हो गई। लेकिन इस औरत के खतरनाक आदमियों ने मेरा बहुत दूर तक पीछा किया। छुपते छुपाते मैं एक जंगल में पहुंच गई। मैं बार बार आपको याद कर रही थी, लेकिन आप मुझसे बहुत दूर थीं। फिर जब उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, एक बार फिर से मैं पागलों की तरह भागने लगी। रास्ते में आए पत्थर कांटे मुझे कुछ भी नजर नहीं आए थे, बस मैं अपनी इज्जत बचाना चाहती थी। आखिरकार जब मेरी नज़र आप पर पड़ी तब मेरे अंदर जान एक बार फिर से आपने मुझे बचा लिया, मुझे नहीं जिंदगी दी। बेइख्तियार मुझे अपना माजी याद आ गया। इसी तरह मुझे भी तो दरिंदों ने रुसवा करना चाहा था। सच बात है कि जब कोई औरत अकेली हो तो हर कोई दरिंदगी करने पर उतरता है। तभी मैंने अपनी बेटी का हाथ थामा और बड़े प्यार से उसे समझाने लगी, कभी भी अपने आप को कमज़ोर न समझना, भले सामने वाला कितना ही ताकतवर हो, लेकिन जितना मुमकिन हो उसकी ताकत के आगे कभी हार नहीं माननी है। अब वो मेरा सिखाया हुआ सबक समझ गई थी। अब मेरी बेटी मेरी जगह पर आ गई थी। मैंने उसका एक अच्छी जगह पर रिश्ता करके धूमधाम से शादी करके रुखसत कर दिया। आज वो अपने घर में खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। अगरचे मैं भी घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि इस अकेलेपन में भी मेरी हिफाजत करने वाला वो जिनजाद मेरे साथ है। माजी की ज़िंदगी तलख सही, लेकिन इसके साथ कई खुशगवार यादें भी हैं। ख़ास तौर पर मेरी बेटी जो ज़िंदगी की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा है, उससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर मैं तड़प जाती हूँ, लेकिन हर दूसरे दिन वो मुझसे मिलने चली आती है। कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली इस दुनिया में एक वाहिद हस्ती आप ही तो हैं। मेरी दुनिया आपसे शुरू होती है, आप पर ही ख़त्म होती है। मैं इस मोहब्बत पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की कहानी रोज़ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।